गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था सोर्सेस ऑफ लॉज, और हमारा थर्ड पार्ट जो है चैप्टर 1 का, सॉरी फोर्थ पार्ट, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ, वो हम देखेंगे। ठीक है, उसमें टाइप्स ऑफ लॉज भी आता है, हम उस प्रोसीजर देखेंगे पूरी स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से कोई भी लॉ बनता है। ठीक है, तो हमने देखा था फर्स्ट सोर्स ऑफ लॉ कल के लेक्चर में। इट वाज लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट या फिर स्टेट असेंबलीज। तो पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में आते हैं लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यूनियन पार्लियामेंट जो है उसके तीन मेन कंपोनेंट्स है, वो है तीन, ये लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो लोकसभा जो है वो जिसमें हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के देते हैं। ठीक है, जो डायरेक्ट इलेक्शन से वहां पे चुन के जाते हैं। और फिर उसके बाद जो है राज्यसभा के मेंबर्स जो एक इलेक्टोरल बोर्ड से चुन के आते हैं। जो भी हमने लोगों को चुन के दिया था वही लोग उनको आगे इलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा और लोकसभा में एक डिफरेंस ऐसा है कि लोकसभा इज अ पीपल्स हाउस। ठीक है, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो भी लोग होते हैं, ठीक है, तो लोकसभा जो है वहां पे चुन के वो सारे लोग जाते हैं। और राज्यसभा जो है एक परमानेंट हाउस है जहाँ पे हर 6-6 साल बाद कुछ रिटायरमेंट होती है, 1/3 मेंबर्स की रिटायरमेंट होती है, और इसीलिए उसको परमानेंट हाउस भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये दो हाउसेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ पे। बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। ठीक है, तो 2 बार किसी भी एक्ट को पढ़ा जाता है, या 2 बार मिनिमम 2 टाइम्स उसको पास किया जाना चाहिए। ठीक है, इस तरीके का हमारे पास लेजिस्लेचर है। तो लोकसभा है, लोकसभा में रीडिंग होती है और कुछ चेंजेस वगैरह है, वो सब जितने भी चीजें हैं वो चेंजेस होने के बाद उसको एक तो पास किया जाता है या रिजेक्ट किया जाता है। अगर वो रिजेक्ट हो गया, वो ड्राफ्ट वापस वैसे का वैसा ही, मतलब उसको हम बोलते हैं बिल। ठीक है, तो कोई भी एक्ट बिल बनने से पहले, सॉरी, कोई भी एक्ट बनने से पहले वहां पे वो बिल रहता है। ठीक है, तो जो भी ड्राफ्ट रहता है, कोई भी एक्ट हो, ठीक है, उसका एक ड्राफ्ट होता है, उसी को हम बिल बोलते हैं। ठीक है, फिर जब वो पास किया जाता है इट गोज इनटू राज्यसभा, तो राज्यसभा में वो चले जाता है। राज्यसभा में भी उसकी फर्दर रीडिंग होती है। रीडिंग होने के बाद अगर कुछ चेंजेस है तो उसको पास किया गया तो वो आगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास चला जाएगा फॉर हिज एक्सेंट, फॉर हिज सिग्नेचर, और वहां से उसको हम लोग पब्लिश करेंगे ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया में। ठीक है, तो उसमें जब हम लोग ऑफिशियल गैजेट में उसको डालेंगे, ठीक है, उसके ऊपर एक इम्प्लीमेंटेशन की भी डेट होती है कि कौन सी तारीख से इसको इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट किया जाएगा, व्हाट्स द डेट। ठीक है, तो वो डेट वहां पे लिखी रहेंगी ऑफिशियल गैजेट में कि फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2026 से कोई भी एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से होता है। और जब वो ऑफिशियल गैजेट में आता है तभी उसको हम बोलते हैं एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो कोई भी बिल जो है वो एक्ट इस तरह से बनता है। ठीक है, दिस इज द प्रोसीजर, दिस इज द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लॉज। ठीक है, लॉज के कुछ टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स है मोस्ट इंपॉर्टेंटली, तो क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ। ठीक है, उसके बाद और 2 टाइप्स है, वो है कॉमन लॉ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है, तो ये थोड़ा रिटर्न रिटर्न फॉर्मेट में हमको दिखेंगे, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉज। तो क्रिमिनल लॉज जो है, क्रिमिनल लॉज को हम क्या बोलते हैं, वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। तो जो भी लॉ में दी हुई चीजें हैं, ठीक है, लॉ में दी हुई चीजें, जो रूल ऑफ लॉ, ये कंसेप्ट जो है, ठीक है, ये कंसेप्ट यूके से आई हुई है हमारे यहाँ पे। तो यूके में जो बोला गया है कि उनके पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ठीक है, उनके पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। वी हैव दैट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट्स व्हाई वी आर सेड दैट वी आर रूल्ड बाय लॉ। जो हमारा रूलर है, जो हमारे ऊपर राज करता है, दैट पर्सन इज लॉ। ठीक है, तो रूल ऑफ लॉ जो है उसके उसका अगर कोई वायलेशन कर रहा है, लॉ के अगेंस्ट अगर कोई जा रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्रिमिनल लॉज में लेंगे। तो उसमें क्या, प्लस पब्लिक रॉन्ग्स है। पब्लिक रॉन्ग्स मतलब जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी रही, पब्लिक के सर्विसेज रहे, इनको अगर कोई गलत तरीके से यूज करेगा, ठीक है, तो वो भी इसमें आता है क्रिमिनल लॉ में। और उसके बारे में कुछ पनिशमेंट्स। ठीक है,
तो दो लॉज हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, एक है इंडियन पिनल कोड 1860 और एक कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, जो इनको अभी अभी 2023 में चेंज किया गया है। भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ठीक है, अब इंडियन पिनल कोड जो है उसमें हमको दिए गए हैं क्राइम, उसकी डेफिनेशन, उसका नेचर, उसका एक्सप्लेनेशन, उसके टाइप्स, हर एक चीज इसमें क्राइम्स के बारे में दी है। साथ ही साथ उसके ऊपर जो भी पनिशमेंट मिलेगी वो भी इसमें दी हुई है। तो इंडियन पिनल कोड में ये सारी चीजें दी हुई है। ठीक है, जो आज का भारतीय न्याय संहिता है। ठीक है, इसको हम सब्जेक्टिव लॉ भी बोलते हैं, जिसमें डेफिनेशंस, नेचर, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्टिव लॉ भी हम बोलते हैं। ठीक है, ये भी दो टाइप्स है उसके लॉ के। ठीक है, तो दूसरा जो है वो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। अब ये जो भी क्राइम्स है, जो भी पनिशमेंट्स है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेगा, कौन करेगा, किस प्रोसीजर में करेगा, है ना। तो इसीलिए प्रोसीजर फॉर एग्जीक्यूटिंग द पनिशमेंट, ठीक है, जो भी प्रोसीजर रहेगी एग्जीक्यूट करने की, वो प्रोसीजर कौन से लॉ में दी रहेगी, वो प्रोसीजर दी रहेगी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, तो ये इसीलिए इसको प्रोसीजरल लॉ भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजर बताई हुई है। ठीक है, कि किस तरह से वो लॉस को इम्प्लीमेंट करना है, जो भी पनिशमेंट दी है ना, जो भी क्राइम्स दिए हुए, डिफाइन किए गए। ठीक है, तो इसको किस तरह से हम एग्जीक्यूट करेंगे वो हमको प्रोसीजर दी हुई है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। समझा। उसके बाद सिविल लॉज, सिविल लॉज में भी ऐसे दो तरीके के लॉज है। ठीक है, लेकिन सिविल लॉज जो होते हैं वो किस बारे में बात करते हैं, इट रिजॉल्व्स द डिस्प्यूट बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। तो इंडिविजुअल्स मतलब कोई भी प्राइवेट पर्सन या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन, इट मे बी कंपनी, इट मे बी पार्टनरशिप फर्म, इट मे बी सोल प्रोप्राइटर, इट मे बी एलएलपी। ठीक है, तो जितने भी हम लोग देखेंगे, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है, जितने भी इंडिविजुअल्स है, ठीक है, इंडिविजुअल के बीच में का अगर डिस्प्यूट है वो भी इसके थ्रू सॉल्व होगा। इंडिविजुअल और कंपनी के बीच में का अगर डिस्प्यूट है वो भी इसमें से सॉल्व होगा। कोई कंपनी और कंपनी के बीच में का भी डिस्प्यूट है तो भी वो सिविल लॉज के अंडर ही आएगा। तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिविल लॉज। क्रिमिनल लॉज का हमको इतना काम नहीं, क्रिमिनल लॉज का काम सिर्फ लॉयर्स लोगों को। ठीक है, हमको किस चीज का काम है, सिविल लॉज का। मोर ओवर हम लोग सिविल लॉज के ऊपर फोकस करेंगे। थोड़ा बहुत बैंक्रप्सी कोड वगैरह वगैरह वो सारी इसमें आते हैं क्रिमिनल लॉज में, लेकिन जो मेन है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फैमिली लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, ये सारे जो लॉज है ये आते हैं सिविल लॉज में। ठीक है, तो इट फोकसेस ऑन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन रादर देन पनिशमेंट। तो दोनों के बीच का झगड़ा खत्म करना ये सिविल लॉ का काम है, रादर देन गिविंग पनिशमेंट। ठीक है, कोई एक पर्सन को पनिशमेंट देने से अच्छा है कि दोनों के बीच में का झगड़ा खत्म कर दो। ठीक है, किसी को पनिशमेंट ना हो, यही चाहता है सिविल लॉ। ठीक है, सो दैट इज द मेन रीजन ऑफ सिविल लॉ। इसमें और है, वो है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, मतलब वही सेम लाइक कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का वो लॉ है जो प्रोसीजरल लॉ करके हम लोग यूज करते हैं, मतलब इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। किसी कोर्ट में किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, कोर्ट में किस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे, कोर्ट में किस तरह से ये डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया जाएगा, वो हमको दिया है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में। ठीक है, समझा। फिर उसके बाद आता है थर्ड एंड फोर्थ, दैट इज कॉमन लॉ। अब कॉमन लॉ, कॉमन लॉ जो है हमने लास्ट क्लास में ही देखा था कि सोर्सेस में हमारा सेकंड जो सोर्स था वो है जुडिशियल डिसीजंस का, और प्रेसिडेंट्स भी उनको बोला जाता है। ठीक है, तो जो भी एक जज या हायर अथॉरिटी, कोई भी कोर्ट ने दिया हुआ जो डिसीजन है उसको हम बोलते हैं जुडिशियल डिसीजन या फिर प्रेसिडेंट। तो जितने भी जुडिशियल प्रेसिडेंट्स है या फिर केस लॉज है वो सारे आते हैं कॉमन लॉ के अंदर। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ है। ठीक है, तो उसी का इसमें हम लोगों ने टाइप्स में दिया है कि कॉमन लॉ। ठीक है, तो जैसे कोई भी जजमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट डिलीवर्स अ जजमेंट, वो जजमेंट बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो दिया है वो है दिया आर्टिकल 141 में ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमको दिया हुआ है कि
जितने भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट डिलीवर कर रहा है वो सारे के सारे बाइंडिंग है इस पूरे इंडियन टेरिटरी में कोई भी कोर्ट के ऊपर। तो कोई भी कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट नहीं जाएगा। ठीक है, समझा इतना? तो ये चलता है डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डेसिसिस। डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डेसिसिस बोलता है टू स्टैंड बाय दैट विच इज डिसाइडेड। जो चीज डिसाइड हुई है, ठीक है, उस बेसिस के ऊपर उसने कभी हटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार डिसीजन दे दिया है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट उससे हटेगा नहीं। बट अगर कोई हायर बेंच अगर समझ लो 2 जज बेंच ने कोई डिसीजन दिया है, उस 2 जज बेंच के डिसीजन को कोई भी हटा सकता है अगर वो 3 जज बेंच का डिसीजन है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्टेयर डिसीजन के डॉक्ट्रिन पे चलता है, दैट इज टू स्टैंड बाय दैट विच इज डिसाइडेड। तो एक बार अगर कुछ कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है, दैट इज फाइनल, दैट इज बाइंडिंग। तो जो भी हायर कोर्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट वगैरह, ठीक है, तो उनके जो डिसीजंस है वो बाइंडिंग होते हैं सबके ऊपर। ठीक है, फिर प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस बियॉन्ड रिटन लॉ। इट इज बियॉन्ड रिटन लॉ। ठीक है, जो भी चीज लिखी हुई नहीं होती है। अब क्या होता है कि हर एक चीज जो है हम लोग लिख नहीं सकते, या हर एक चीज हमारे पास होती नहीं। क्या पता क्या नया आ जाए, क्या पता एआई आ जाए, तो एआई की वजह से बहुत सारे चेंजेस भी आ जाएंगे, है ना। तो वो सारी चीजें तो हमने कभी लॉ में लिखी नहीं है, हमने कभी सोचा भी नहीं है कि भाई एआई आएगा, ऐसा कुछ होगा, या फिर मतलब चेंज हो जाएगा, दुनिया चेंज हो जाएगी, है ना। तो ये सारी चीजें हम तो सोच के नहीं रखते हैं ना। तो इसलिए हमारे पास है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। कुछ प्रिंसिपल्स है जो हमारे पास होने चाहिए, वो 3 प्रिंसिपल्स को हमको फॉलो करना पड़ता है। पहला है नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ। नो वन शुड बी मेड अ जज इन हिज ओन केस, ओन कॉज और ओन केस। तो खुद के ही केस में खुद जज नहीं बन सकता। ठीक है, तो नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ। ठीक है, खुद के ही कॉज में, खुद के ही केस में एक कोई भी पर्सन जज नहीं बन सकता। ठीक है, नेमो का मीनिंग होता है, ये लैटिन ये मैगजीन्स है, तो नेमो का मीनिंग होता है नो वन। ठीक है, तो उसके बाद ये दूसरा है ऑडी अल्टरम पार्टम। ऑडी अल्टरम पार्टम मतलब गिव द अदर पार्टी अ फेयर हियरिंग। ठीक है, तो 2 पार्टीज के बीच में अगर डिस्प्यूट हो रहा है, हम लोग एक ही पार्टी का सुन के डिसीजन नहीं दे सकते। ठीक है, हमको क्या करना चाहिए, हमको दोनों पार्टीज को सुनना चाहिए। अगर दोनों पार्टीज को सुना नहीं तो क्या होगा, हमारे साथ इनजस्टिस हो जाएगा, है ना। घर में भी अगर झगड़े हो रहे हैं बहन और भाई के, और भाई ने अगर मार दिया होगा बहन को, लेकिन क्यों मारा ये पूछा ही नहीं घर वालों ने, फिर भी घर वालों ने सीधा क्या करा, भाई को कूट दिया, है ना। तो ये भी होता है। तो घर में जब हमारी सुनते नहीं है तो तब भी हमारे साथ क्या होता है, इनजस्टिस होता है। इट इज अगेंस्ट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब घर जाके बोलना मत कि भाई हम लोगों के साथ इनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है, ऐसा मत बोलना। घर वालों का लॉ अलग चलता है, हमारा लॉ अलग चलता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड इज रीजन डिसीजन। तो कोई भी डिसीजन देते हुए उसको रीजनिंग होनी चाहिए, एक्सप्लेनेशन होना चाहिए कि क्यों हमने ये डिसीजन दिया है। तो जज शुड गिव रीजन डिसीजंस। ठीक है, एक्सप्लेनेशन होना ही चाहिए। अगर एक्सप्लेनेशन नहीं होगा तो हमको समझ में नहीं आएगा, बाकी लोगों को समझ में नहीं आएगा कि क्यों ये डिसीजन दिया गया है। ठीक है, तो कोई भी डिसीजन समझने के लिए ये रीजन डिसीजन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दीज आर दी 3 प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ लॉ। ठीक है, अब क्या होता है कि कॉमन लॉ जो है वो चेंज हो सकता है। ठीक है, चेंज, बट स्टैट्यूट्स और लॉज कैन नॉट बी चेंज। तो लॉज हम चेंज नहीं करते हर बार, ठीक है, लेकिन केस लॉज चेंज हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी हायर जजेस का बेंच अगर बैठा है, ठीक है, 7 जज बेंच, 8 जज बेंच, 9 जज बेंच, तो उसमें जो होता है वो लोग जो अपना पुराना जजमेंट है, ठीक है, उसको वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स वाई स्टेयर डेसिसिस का डॉक्ट्रिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे टाइप्स ऑफ लॉज और प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे जो भी अथॉरिटीज है, मिनिस्ट्री वगैरह, उसके बारे में पढ़ेंगे।
ओके, थैंक यू।